अच्छा, बर्नौली थ्योरम में दिक्कत आ रही थी ना, तो मैंने क्या करा, इस एक पेज में ही लिख दिया, इसको नीचे छोटा छोटा लिखना पड़ा क्योंकि एक पेज के अंदर लाना था, क्योंकि ये डायग्राम फिर समझ में नहीं आता। तो एक बार बता देता हूँ शॉर्ट में, ठीक है, जो नहीं आया पूछ लेना। वैसे तो आ जाएगा कि स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, आइडल फ्लूइड होना चाहिए बर्नौली के लिए, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। क्या है ये? मान लो इसका एरिया जो है A1 है, इसका एरिया A2 है, ठीक है। और यहाँ पे फ्लूइड की वेलोसिटी, मान लो पानी जा रहा है एक पाइप के अंदर, और पाइप कुछ इस शेप की है कि यहाँ से बड़ी है, यहाँ से छोटी है। तो यहाँ वेलोसिटी V1 है, यहाँ V2 है, हाइट H1 है, H2 है, ठीक है। और ये प्रेशर है अलग अलग टाइम पे। तो होगा क्या कि P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर जो होगा कांस्टेंट होगा। ये बर्नौली थ्योरम कहता है कि दैट इज टोटल एनर्जी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड इज कांस्टेंट। जो टोटल एनर्जी है ना इसके अंदर, पाइप के अंदर जो फ्लूइड तैर रहा है, उसकी वो कांस्टेंट होगी, ये प्रूफ करना होता है। तो पेपर में डेरिवेशन पूछी जाती है ना। तो उस डेरिवेशन का क्या चक्कर है, ऐसा डायग्राम बना देना और कंसीडर से शुरू हो जाना। अब डायग्राम क्या है वो समझना है कि P1 प्रेशर है, A1 एरिया है, और V1 वेलोसिटी है। इसका एरिया है ना यहाँ पे, और एरिया यहाँ पे ज़्यादा हो गया, तो अलग प्रेशर होगा, अलग एरिया, अलग वेलोसिटी होगी, ठीक है। और तुम्हें पता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस निकाल ले, यहाँ से लेकर यहाँ खिसका ना। हुआ क्या कि फ्लूइड जो था हमारा A से B में था, ठीक है। मान लो पानी यहाँ पे था, आगे जाके खिसक गया ना, तो A डैश B डैश पे चला गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे H1 H2 हाइट है, ये सब कंसीडर करना है। और ये चीज़ कैसे आई, यहाँ पे वेलोसिटी इनटू टाइम करके करते हैं तो क्या आता है, डिस्टेंस आता है, ये डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं ना। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हमें डिस्टेंस चाहिए तो क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इसकी V1 थी और टाइम डेल्टा टी लगा, ऐसे यहाँ पे V2 थी, डेल्टा टी लगा। इतना समझ में आया? अब देखो, वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है कि टोटल वर्क जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। ये हम पढ़ के आ रखे हैं, है ना। अब टोटल वर्क किस किस का लगेगा, एक तो ग्रेविटी का क्योंकि हाइट पे है कोई भी चीज़, और दूसरा लगेगा लिक्विड का, कि यहाँ से लिक्विड यहाँ खिसका है, तो इसका मतलब पीछे वालों ने धक्का दिया है ना आगे, पीछे वाले लिक्विड ने आगे धक्का दिया है। और यहाँ से ये लिक्विड यहाँ खिसका है, यानी पीछे वाले को धक्का देके आगे निकला है, ऐसा समझ सकते हो, है ना। तो अब क्या क्या है, दो तरह के वर्क डन लग रहे हैं इसमें, लिक्विड का और ग्रेविटी ग्रेविटी का, है ना। तो लिक्विड का देख लो एक बार कि क्या वर्क डन है, कि ए से ए डैश तक खिसकाने में ये वर्क लगा, और बी से बी डैश तक खिसकाने में ये वर्क लगा। तो वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्लास 9वीं में पढ़ा था, है ना। फोर्स क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया, ये सब याद रखना पड़ेगा। तो P1 A1 एरिया, प्रेशर इंटू एरिया, और डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, V1 डेल्टा टी। सिमिलरली अब ये जो है फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन, फोर्स किसी और डायरेक्शन में लगा, डिस्प्लेसमेंट कहीं और हो गई, पीछे को फोर्स लगाया और आगे को खिसक गया, है ना। तो यहाँ पे नेगेटिव ऑफ आ जाएगा, सेम चीज़, बस यहाँ पे टू टू आ जाएगा, है ना। तो अब क्या करेंगे, एक और चीज़ का ध्यान रखो, ये क्या है, रो क्या है। अगर तुम्हें मैंने वैसे बताया नहीं, मगर मैं मान के चला था कि तेरे को पता होगा। तो रो जो होता है, यानी डेंसिटी को बोलते हैं, क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये पढ़े थे ना। तो वही चीज़ मैंने रखी कि ये तो हमारा एरिया है, ये हमारा डिस्टेंस है, तो एरिया में डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। तो हमारा वॉल्यूम नहीं आ जाएगा, वॉल्यूम क्या होता है, थ्री डायमेंशनल चीज़ होती है, एल इंटू बी इंटू एच, है ना। तो इतना तो हमें पता चल गया, इसका एरिया भी पता है, तो एक तरह का सिलेंडर हो गया ना। तो इसका वॉल्यूम ये आ जाएगा। अब वॉल्यूम हमें पता है, मास, वॉल्यूम हमें पता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वॉल्यूम को उधर ले गए क्योंकि यहाँ डिवाइड में था, और रो को नीचे ले गए, यानी डेंसिटी को नीचे ले गए, तो यही नहीं आ गया। क्योंकि हमें पता है कि रो सेम रहना है, रो जो है वो हर जगह सेम रहेगा, डेंसिटी तो सेम है ना, पानी हो कोई भी लिक्विड हो, डेंसिटी सेम रहती है। तो ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा एम बाय रो। तो P1 और P2 वैसे का वैसे ही रहा, यहाँ कॉमन ले लिया, डेल्टा एम बाय रो और P1 माइनस P2, ये आगे लिक्विड का निकाल दिया हम। अब निकालते हैं ग्रेविटी। ग्रेविटी का तुम्हें पता है कि कंजर देखो, कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है उसका वर्क डन होता है नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है ना। या तुम ऐसे बोल लो कि पोटेंशियल एनर्जी होता है वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन होता है, हम पढ़े हैं पहले से ही, क्लास 9th में भी देखा था हमने। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, कंजर्वेटिव फोर्स है तो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, MgH, हाइट पे है ना कोई ऑब्जेक्ट, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी पढ़े थे ना। तो MgH होता है। अब यहाँ पे हाइट दो दो है, तो H2 बड़ा है ना, H2 माइनस H1 होना चाहिए था, मगर यहाँ मैंने H1 माइनस H2 लिखा है क्योंकि यहाँ नेगेटिव था, है ना। तो अंदर जाके चेंज हो जाएगा, इतना समझ में आता है। अब क्या हुआ, फ्रॉम वन क्या है, वन ये पकड़ा हमने। अब इसमें फ्रॉम वन, वर्क डन बाय लिक्विड प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी का चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो अब मैंने इसकी इक्वेशन को पकड़ा,
ये सेकंड वाली और थर्ड वाली, सेकंड और थर्ड को करा सम, और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो V2 यहाँ पे V2 है, यहाँ पे V1 है, तो वही करा, फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया, हाफ डेल्टा एम V2 का स्क्वायर माइनस हाफ डेल्टा एम V1 का स्क्वायर। अब डेल्टा एम हर जगह दिख रहा था, मैंने काट दिया। ठीक है, काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये क्योंकि ये तो क्या स्केलर क्वांटिटी है। P1 माइनस P2 ये बचा। अब रो को मैं हर जगह उधर ले गया, या ऐसे बोल दो कि दोनों साइड से रो से मल्टीप्लाई। रो क्या है, दोबारा बताता हूँ, मत भूलना इसको, कि डेंसिटी बोलते हैं इसको, डेंसिटी मास अपन वॉल्यूम है ना। तो रो को मैंने हर जगह डाल दिया। अब यहाँ पे P1 को अलग कर दिया, P2 को अलग कर दिया। यही तो है बर्नौली थ्योरम, इसी को प्रूव करना था। ठीक है, समझ में आया? तो यानी ये चीज़ प्रूव हो गई इससे, बस यही है, इतना ही लिखना है। और बता दियो कि कोई डाउट वाउट हो तो पूछ लियो।